नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे खास मेहमान परम पूज्य स्वामी डॉक्टर शवदेश कबीर जी, जो डीएससी महापंचायत हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूज्य स्वामी जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूज्य स्वामी जी, ऐसे क्रांतिकारी विचारों को लेकर आप चले और आपने जिस प्रकार से भीष्म जी ने एक भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं उस दृढ़ निश्चय को पूर्ति नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं ये प्रण लेता हूं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। आपने भी कुछ ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि आप जब तक इस प्रकार का डीएससी समाज का अधिकारों की मांग की पूर्ति नहीं होगी, चाहे वो न्यायालय स्तर पर होगी, चाहे वो सरकार के स्तर पर होगी, आपने अविवाहित रहने का एक दृढ़ निश्चय किया था और वर्तमान में ये परिकल्पना पूरी हो गई है। किस प्रकार देखते हैं आप इस निर्णय को? देखिए, ये लड़ाई जो है इतनी आसान नहीं थी जी। बहुत बड़ी लड़ाई थी और बहुत लंबी लड़ाई चली है। आरक्षण में जो वर्गीकरण की लड़ाई थी ये 2006 से हमने शुरू की थी जी। और अब आकर के 2024 में हम इसमें जीत दर्ज कर सके हैं। जी। इस 18 वर्ष के संघर्ष में धरना, जुलूस, प्रदर्शन, नामर अनशन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं, जी। लाखों लोगों ने रोडों पे आकर लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लाठी चार्ज हुए हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। जी। सैकड़ों लोगों के, हज़ारों लोगों के हाथ पैर टूटे हैं। पिछली सरकार जो हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उसमें बहुत जातियाँ हुई। जी। तो उस समय जब जातियाँ हुई, जब हम भूख हड़ताल में बैठे थे तो हमारे हजारों निहत्थे लोगों पर लाठियां चार्ज हुई थी, गोलियां चली थी, हमारी माताओं को, बहनों पे भी लाठियां चली थी। तब हमने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हम वर्ग ए बहाल नहीं करा लेंगे, अपने लाखों बच्चों का भविष्य आबाद नहीं कर लेंगे, तब तक हम अविवाहित रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। जी। क्योंकि ये ज़रूरी था, क्योंकि यदि शादी कर ली जाती है तो इंसान अपने परिवार में बंध जाता है, फिर वो समाज की लड़ाई नहीं लड़ पाता है। जी। फिर एक प्रतिज्ञा और भी हमने की थी कि हम जब तक इस लड़ाई को नहीं जीत लेंगे, जी, हम अन्न नहीं खाएंगे, जी, दूध और फल पे रहेंगे। तो हमने ये 2 प्रतिज्ञा की थी। जी। और लंबे संघर्ष के बाद, हजारों लोगों की कुर्बानियों के बाद लगातार लड़ते रहे। हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़े हैं और आपने देखा 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का 7 जजेस बेंच का फैसला जी हमारे पक्ष में आया है। माननीय DY चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश थे, जी, उन्होंने हमारे पक्ष में फैसला दिया है और उन्होंने माना है कि समय की पुकार है कि आज आरक्षण जो है शेड्यूल कास्ट का, जी, अनुसूचित जातियों का, उसमें वर्गीकरण होना चाहिए। क्योंकि कुछ जाति ऐसी हैं जो बहुत आगे बढ़ गई हैं और बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, मुख्य रूप से वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, ढेया, सिंगी काट, सिगरीगार, पेरना, बावरिया, सपेरा, ये जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई हैं। जी। तो 1 अगस्त को निर्णय आ गया है और 1 अगस्त के निर्णय आने से पहले ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से हमसे वादा किया था कि हम आपका ये वर्गीकरण जो है व्यवस्था लागू करके देंगे। भाजपा अंत्योदय सिद्धांत में विश्वास करती है, अतः जो जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई हैं या पिछड़ गई हैं, उनको आरक्षण का लाभ देंगे। तो पिछली जो मनोहर लाल जी की सरकार थी, उन्होंने शिक्षा में आरक्षण का वर्गीकरण लागू किया था और चूंकि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, तो चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे वादा किया था कि यदि आप हमें वोट करते हैं तो आपका वर्गीकरण जो शिक्षा में हमने किया है वो नौकरियां भी हम करके देंगे, क्योंकि नौकरियां लगेंगे आपके समाज के लोग, तभी समाज आगे बढ़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विचारों के, अपनी कथनी के धनी हैं। जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने कर दिखाया। 17 अक्टूबर को उन्होंने शपथ ली महर्षि वाल्मीकि जयंती पर और 18 ही अक्टूबर को उन्होंने कैबिनेट में ये अनाउंसमेंट कर दिया, घोषणा कर दी कि हम DSC लागू करते हैं। तो आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा विशाल DSC महाकुंभ करके जींद के एकलव्य स्टेडियम में जहां हम बैठे हैं, जी, बहुत बड़ा विशाल, आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में लोग यहां उमड़ेंगे और पूरा पंडाल तो भरेगा ही भरेगा। पंडाल के अलावा वो सामने आप देख रहे हैं दूर दूर तक जो सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियों में भी लोग मिलेंगे। पूरा
जींद जो आपको जाम मिलेगा। ये क्योंकि पूरा डीएससी समाज में हर्ष है, खुशी है, एक उमंग है, तरंग है कि 18 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद हमें ये अधिकार मिला है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे और हमारे बहुत ही यशस्वी मंत्री, बहुत ही निडर वक्ता जो विधानसभा में आपने सुना होगा, हमारे माननीय कृष्ण बेदी जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम है और बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। इस विशाल कार्यक्रम को आप भी देखेंगे और पूरा देश देखेगा, पूरे देश की नज़रें इस कार्यक्रम में, क्योंकि जो हरियाणा की मांग थी आरक्षण में वर्गीकरण की, अब वो मांग पूरे भारतवर्ष में हो गई है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। तो अब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी वो भी कह रहे हैं कि हम भी अपने राज्य में करेंगे। माननीय भूपेंद्र जी कह रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की हम भी अपने राज्य में करेंगे। तो अब ये लहर जो हरियाणा से चली है वो पूरे देश में लहर चल रही है। कर्नाटका ने भी कर दिया है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी मान लिया, वो भी करने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है। अब लगभग पूरे देश में लगभग 24 करोड़ लोगों को जो अति दलित वंचित जाति हैं, जिन्होंने आज तक आरक्षण का लाभ मिला ही नहीं, जो बेचारे झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके बदन पे कपड़ा तक भी नहीं है, सर पे छत भी नहीं है, खाने को अन्न भी नहीं है, ऐसे लोगों का भी भला हो जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय का नारा है, वो अंत्योदय का नारा सही मायनों में अब जाके सार्थक होगा, तब ये वंचित जातियों भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से आपने कहा कि मुख्यमंत्री जबान के धनी हैं, जो उन्होंने वायदा किया उसको पूरा किया। अब जब जो प्रतिज्ञा आपने की थी वो प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, जो लक्ष्य निर्धारित आपने डॉक्टर सवदेश कबीर जी ने अपने लिए निर्धारित किया था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप भी कोई विचार करेंगे वो प्रतिज्ञाएं जो आपने पूर्ण की थी, जो भोजन त्याग दिया था, जो विवाहित रहने का निर्णय लिया था, क्या उस पर पुनर्विचार करने की संभावनाएं बसती हैं? देखिए, आपका प्रश्न बहुत गंभीर है जी। हमारे देश की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, सभ्यता, संस्कार बड़े गौरवान्वित रहे हैं। ये देश ऋषि मुनियों का देश है, ये देश साधु सन्यासियों का देश है। हज़ारों वर्षों तक साधु सन्यासियों ने तपस्या करके, और आज फिर से ये भारतवर्ष, पूरा विश्व देख रहा है भारतवर्ष को। एक बार फिर से भारतवर्ष जो है धार्मिक रूप से पूरे विश्व गुरु के रूप में जाने लगा है फिर सभी, क्योंकि विश्व एक बार फिर से धरती बारूद के ढेर पे बैठी है और देख रहे हैं कि पश्चिम देशों में दौड़ लग रही है एक दूसरे को आग में झोंकने की। तो इस समय भारतवर्ष जो है अपना ये सर्वहित सुखाय का नारा लेकर के चल रहा है, और आज हम मोदी जी पूरे विश्व में ये नारा दे रहे हैं, तो पूरा विश्व अब भारत की तरफ देख रहा है। और रही बात हमारे प्रण की, क्योंकि एक उमंग होती है, एक तरंग होती है, एक जीवन जीने का विचार होता है। जो जवानी का समय था वो तो संघर्ष में बीत गया, जेलों में बीत गया। लगभग 6.5 साल 7 जेलों में रहे, 3-4 डिस्ट्रिक्टों की जेलें हमने काटी है। तो जो वास्तव में जवानी का टाइम था वो तो हमारा बीत गया। अब तो शादी का करें ना करें वो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब तो हम शादी नहीं करने का ही विचार है, और अब जितना जीवन बचा है वो देश की एकता एवं अखंडता के लिए लगेगा। अब समाज जो बहुत वंचित समाज है उसके भले के लिए लेगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए लेगा। और ये पूरा डीएससी समाज ही आज हमारे बच्चे हैं, इनको आगे बढ़ाएंगे। तो शादी का विचार जो था वो जवानी का होता है, जवानी में एक उमंग है, तरंग है, लेकिन अब हम ज़्यादा उम्र में आ गए, तो अब शादी का कोई विचार नहीं, अब देश की सेवा करेंगे। पूज्य स्वामी जी, आप पीएचडी हैं और ऐसे विषय से पीएचडी हैं जिससे पूरी शासन प्रशासन और सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। पीएचडी करने के बाद आपके पास बहुत आसान रास्ता था, किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लग सकते थे। ये संघर्ष का रास्ता क्यों चुना? उसके अलावा जब संघर्ष किया तो अनेकों मुकदमे झेले, अनेकों जेलों में आप रहे, तो उनकी पीड़ाएं, वहाँ रहने वाले कैदियों की पीड़ाएं भी आपने देखी होगी। तो उस नाते से, क्योंकि आप विधि विशेषज्ञ हैं, उस विषय पर अगर यदि मैं चर्चा न करूँ तो थोड़ा इंटरव्यू निरस्त रह जाता है। उसका अनुभव भी आप साझा करते चले। क्या कोई इस प्रकार का भी कोई आंदोलन सवदेश कबीर जी चलाने वाले हैं कि जो निरपराधी, जो एक मामूली से अपराध की सज़ा वर्षों तक जेलों में काटते रहते हैं? निश्चित तौर पर बहुत विचारणीय विषय है वो। जेल ना होकर सुधार गृह है। हर चीज़ की जब तक कोई तथ्य साबित, किसी भी अपराध साबित ना हो जाए, उस परिस्थिति के अलावा उसको किसी व्यक्ति को जेल में ना डाला जाए। क्या इस पर भी कोई मंथन किया, विचार किया पूज्य स्वामी जी? ये प्रश्न वास्तव में बहुत निराला प्रश्न आपका है और बहुत ही गहन चिंतन, अध्ययन, मनन करने का विषय है ये जी।
देखिए, हमने यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे तो हमने एमए इंग्लिश किया, फिर एमए हिंदी किया, फिर एमए पॉलिटिकल साइंस किया, एमई एमएस किया, पीएचडी किया, और 2000 में हम डायरेक्ट एंट्री थी हमारी डीएससी में, तो हम डायरेक्ट लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हो गए थे इंडियन आर्मी में। सैल्यूट सर। और इंडियन आर्मी में अंडर ट्रेनिंग भी रहे देहरादून में। कुछ सामाजिक विषयों की वजह से हमने बीच में ही इसको ट्रेनिंग को छोड़ करके एक समाज की ऐसी ललक लगी, समाज, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं वो बहुत ही वंचित समाज है। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा अब भी इतना दुराचार होता है, चूँकि देश की आज़ादी को लगभग 75 साल बीत गए हैं जी, और आज भी गांव-गांव आप देखेंगे, गली-गली आप देखेंगे कि हमारे लोगों को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता जी। अगर घुड़चड़ी निकालनी पड़ जाए, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता। अगर किसी साहूकार के घर के आगे से निकलना है तो हम मोटरसाइकिल चला के नहीं निकल सकते। इवन कि अगर साइकिल पे चल रहे हो, साइकिल के नीचे उतरो, फिर चलो उसको हाथ, मतलब बहुत सारी अभी एट्रोसिटीज़ हैं जी। बहुत सारा ऐसा है देश में अभी भी, जैसा देश हमें दिख रहा है वैसा देश वास्तव में अभी है नहीं। क्या बात है, बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हैं। और अब चूंकि समाज में भेदभाव बहुत ज़्यादा है, तो इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए, इस गैप को ख़त्म करने के लिए हम सामाजिक सेवाओं में आए हैं जी। और सामाजिक सेवाओं में आने का मतलब ये नहीं कि हमने एमएलए बनना है, हमें सांसद बनना, मंत्री बनना है। एक आम जनता का नागरिक होकर के भी, एक नाम नागरिक होकर भी हम समाज का बहुत बड़ा भला कर सकते हैं जी। तो हम इस विषय में जी देश में लगातार घूम रहे हैं, जहाँ पर भेदभाव है, ऊंच नीच है, दुराचार है जी, छोटी जातियों को बहुत हय्या दृष्टि से देखा जाता है, वहाँ जाकर के हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई हम पूरा देश एक है। जब तक अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी ये गर्व नहीं होगा कि मैं इस भारत देश का नागरिक हूँ, तब तक हमारा देश विकासशील तो रह सकता है लेकिन विकसित देश नहीं होगा। तो हर देश का नागरिक गर्व करे कि मैं इस देश भारतवासी हूँ, तब देश विकसित बनेगा। और जैसा कि आपने प्रश्न किया जी कि जेलों की यात्राएं बहुत हुई, 3-4 जेलें मैंने काटी हैं। तो जेलों में वास्तव में जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मैंने आकलन मूल्यांकन किया है जेलों या जेल यात्राओं का, तो जेलों में लगभग 60 से 70% जी, हो सकता है 80% का भी आंकड़ा हो जी, जो लोग जेलों में हैं वो बिल्कुल बेकसूर हैं। और हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो ऐसी है कि हम मुकदमा किसी पे दर्ज हुआ और उन धाराओं के तहत दर्ज हुआ जो नॉन बेलेबल हैं, जिनमें जमानतें नहीं हैं, उनमें हमारे देश के नागरिक जो हैं लंबे समय तक जेलों में रहते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कर्णधारों से और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से भी ये प्रार्थना करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि प्रश्न आपने बहुत गहन कर दिया कि किसी पे जब तक अपराध की पुष्टि ना हो जी, तो उसे जल्द से जल्द जमानत पे उस इंसान को रिहा किया जाए और केस चलता रहे। जब केस डिसाइड हो, जब जज उसको निर्णयात्मक रूप में पहुंच करके उसका निर्णय दे, तब जाकर के उसकी सज़ा का प्रावधान हो। अन्यथा जो हवालात के तौर पे हम अंदर रखते हैं, 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल रखते हैं लोगों को, ये बहुत कष्टकारी है, बहुत दयनीय है। क्योंकि जेल जो है स्वतंत्रता का मतलब वही इंसान समझ सकता है जिसने कभी ना कभी जेल काटी है। क्योंकि जेल में आदमी एक पराधीन की तरह रहते हैं। जिस प्रकार से एक पक्षी जो है, एक पंछी पिंजरे में कैद रहता है और फड़फड़ाता है, इसी प्रकार से चाहे जेल में आप कितनी भी सुविधाएं कर दें, लेकिन वो जो 4 दीवारी है, वो 4 दीवारी की बंधन जो है, बंदिश जो है, वो मारती है। वो मानसिक रूप से ही मारती है इंसान को और शारीरिक रूप से ही मारती है। जो बेकसूर लोग हैं और वो 4 दीवारी के अंदर हैं, वो जो समय जो आज बिता रहे हैं जेलों में, उनका वो समय कोई वापस क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, चाहे वो सरकारी स्तर पर, चाहे न्यायालय स्तर पर, चाहे पुलिस के अधिकारियों को। निवेदन ये करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और हमारे कानून मंत्री जी से भी, थोड़ा सा प्रावधान हमारे देश की न्याय प्रणाली में होना चाहिए कि जब तक अपराधी घोषित ना हो तब तक किसी को जेल में रखना वो उसके स्वतंत्रता के मूल्यों के खिलाफ है जी। तो स्वतंत्रता के मूल्यों को बचाए रखने के लिए हमें इस विषय पे संज्ञान लेना पड़ेगा और थोड़ा सा हमें जो है हो सकता है इसमें संशोधन करना पड़ेगा, तब जाकर के
हमें लगेगा कि हमारा देश आज विकासशील से विकसित की तरफ चल रहा है, सपना पूरा हो सकता है। पूज्य स्वामी जी, सुनते हैं पूत के पांव पालने में दिखना, क्या कोई ऐसी घटना जीवन में बड़े बुजुर्गों ने बताई कि स्वदेश कबीर जी के बारे में कोई ऐसे उनके लक्षण ऐसे दिखे हों बचपन में कि वो ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे और समाज की लड़ाई को एक अंतिम निर्णय तक ले जाकर और माननीय सर्वोच्च संवैधानिक पीठ सर्वोच्च न्यायालय की उस पीठ से उस विजयश्री को लेकर और फिर वर्तमान काल में अपने ही जीवन काल में उस विजयश्री को देखते हुए जश्न मनाने का मौका मिलेगा? ऐसा कोई बचपन की कोई यादें आपको याद है, किसी ने बताया हो कि ऐसा कोई भविष्य आपका नज़र आता हो? देखिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, अच्छी शिक्षा मिली, अच्छे परिवार में जन्म हुआ और बहुत ही संघर्षशील जीवन रहा है। और ये प्रश्न भी बड़ा अच्छा किया आपने जी, क्योंकि शुरू से ही हमारी माताजी जो थी, हमारे पिताजी थे, वो भी सन्यासी के रूप में थे। मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी सन्यासी हो गए थे, माताजी भी अभी सन्यासी के रूप में हैं और आंदोलन में उनके भी दोनों पैर तोड़ दिए गए थे, लाठियाँ पड़ी थी। तो एक सन्यासी प्रवृत्ति होने के नाते, एक विचार सन्यासी होने के नाते, मैं कुछ सन्यासियों ने मुझे ये कहा था जी कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं जी, उस रास्ते पे चल करके आप एक दिन जरूर इस मुकाम को हासिल करोगे और आपको विजय श्री अवश्य मिलेगी। कदम कदम पीछे मत हटाना। तो हमने कभी कदम पीछे नहीं हटाया। बहुत लोग चले गए, टूट गए, लेकिन हम लड़ते रहे इस लड़ाई को और आज हम सफल हुए। मेरा अंतिम निवेदन, क्योंकि पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में हम बैठे हैं और जिस प्रकार से आप अपने नाम के पीछे स्वदेश कबीर जी आप लगाते हैं, कोई दोहा, कोई दिल के करीब आपकी कोई दो लाइनें, दो रचनाएं जिनको सुनकर पूरे समाज को एक समरसता का संदेश भी मिले और जीवन में सत्य के प्रति अडिगता का संदेश भी मिले, चाहे उसके लिए कितना ही कठिन संघर्ष करना पड़े, क्योंकि सच्चाई कभी ना कभी सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, वो निश्चित तौर पर निखरता है, उदय रहता है सत्य का सूरज। तो बताते चले पूज्य स्वामी जी। कबीर जी जो थे वो पूर्ण ब्रह्म थे और उनकी वाणी आज बहुत बड़ी वाणी है। आज देश में नहीं, विदेशों में उनके दोहों पे पीएचडियाँ कर रहे हैं लोग। तो एक बार कबीर साहब ने लिखा था, क्योंकि उनके समय में बड़ी ऊंच नीच थी जी, तो उन्होंने लिखा था कि जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। क्या बात है। जात ना पूछियो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। इसको खोल के बता दीजिए पूज्य स्वामी जी, ये बहुत गहरा दोहा है, सुनते सभी हैं, लेकिन इसका वास्तव में सरलार्थ क्या है? तो कबीर जी ने कहा था कि किसी साधु की, संत की जात पे मत जाइए। क्या बात है। जात में तो किसी में पैदा हो सकता है और साधु सन्यासी तो सभी के होते हैं। जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। उसके ज्ञान को देखिए, उसका ज्ञान की प्रकाष्ठा क्या है। मोल करो तलवार का, तलवार का मोल होता है। या रणभूमि में जब हम जाते हैं तो तलवार से लड़ते हैं, म्यान से नहीं लड़ते। पड़ी रहने दो म्यान। म्यान को छोड़िए, इन रूढ़िवादिताओं को छोड़िए, अंधविश्वास को छोड़िए, कुरीतियों को छोड़िए, उसके ज्ञान को देखिए। तो साधु कहाँ पैदा हुआ, गरीबी में हुआ या वंचित जातियों में हुआ या कहीं भी हुआ, उसका ज्ञान देखिए, उसकी जात ना पूछिए। बहुत गहरा जो है इसका अर्थ है जी। पूज्य स्वामी जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और निश्चित तौर पर मैं एक बार फिर इस बात को दोहराता हूं कि आज रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब इस प्रकार के क्रांतिकारी डॉक्टर स्वदेश कबीर जी के सानिध्य में बैठने का हमारे को सौभाग्य मिला, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के लोगों के अधिकारों की रक्षा की और उन अधिकारों की रक्षा नहीं की, उनको विजयश्री प्राप्त कराकर उनको जमीनी स्तर पर लागू कराने का एक ऐतिहासिक काम किया। और ऐतिहासिक काम की कड़ी में ही 24 नवंबर 2024 को जींद के एकलव्य स्टेडियम में एक भारतवर्ष की ऐतिहासिक जनसभा, एक जन सैलाब आपको देखने को मिलेगा, जहां भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जिसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्रीमान कृष्ण बेदी जी मौजूद रहने वाले हैं। ऐतिहासिक वो पल रहने वाले हैं। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।